का निचोड़ आपको बताया जाएगा, जो सर्वाधिक पूछने की संभावना है बीपीएससी के पीटी में, ठीक है। तो वो आप लोग को बताया जाएगा, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज भी कराया जाएगा ठीक है। ताकि आप लोग याद करें। और अभी ये जो चैप्टर आपको डेली बेसिस पे वो दिया जाएगा, टारगेट आपको पढ़ना है, उसकी समरी यहाँ पे बताई जाएगी, फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी उस पर मेहनत करेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे, और कुछ सजेशन हो तो जो इंस्टीट्यूट की जो नंबर है वहाँ पे आप कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप बता सकते हैं, उसके अनुसार इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश भी की जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, आज से इस सेशन को शुरू किया जाए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, आज हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट ले रहे हैं। यहाँ पे 6th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1 देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं जिससे बीपीएससी से क्वेश्चन है, जैसे कि कृषि का प्रारंभ कब हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी 68 या 67 में पूछी थी, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग मिस कर देते हैं और जो गाइड बुक में लगभग नहीं मिलता है, तो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन फंसते हैं और छोड़ कर आते हैं या गलत बना कर आते हैं। तो एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट होते जा रही है बीपीएससी के लिए भी, तो इसको इसका एक एक चैप्टर हम लोग देखेंगे, एक एक सब्जेक्ट देखेंगे और अच्छे से करते चलेंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं चैप्टर 1 6th क्लास की हिस्ट्री से। इसमें बताया जा रहा है कि सुलेमान और किरथक पहाड़ियां जो हैं, ये बेसिकली अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर है, और भारत के ये भारत से अगर इसकी दिशा देखी जाए तो उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे ये कहाँ पे अवस्थित है। प्रारंभ में जो सबसे पहले जो कृषि की शुरुआत हुई है इन्हीं पहाड़ियों पे हुई है, लगभग 8000 वर्ष मतलब पूर्व, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ध्यान देंगे इस पे। और सबसे पहले कृषि के रूप में जौ और गेहूं की फसलों का उपजाना शुरू किया गया था यहाँ पे, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनके माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद पशुपालन की भी शुरुआत इसी क्षेत्र में की गई है। यहाँ के लोगों द्वारा भेड़, बकरी और गाय और बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया था। तो ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कृषि से संबंधित क्वेश्चन अराइज कर चुकी है बीपीएससी, तो पूछ दे कि पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले जो है किस क्षेत्र में हुई है। तो जब तक आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, कैसे बता सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी बेसिक क्वेश्चन में ही लोग फंस जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसकी एक एक लाइन को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भारत में कृषि का विकास कहाँ पे किया हुआ है। तो भारत में कृषि का विकास गारो पहाड़ी, जो कि हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। और ये मध्य भारत में जो स्थित है, मध्य भारत में जो विंध्य पर्वत श्रेणियां है, वहां पे भारत में सर्वप्रथम जो वर्तमान भारत है कृषि की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हो सकता है दे दे कि भारत में शुरुआत में जो जब कृषि की शुरुआत हो रही थी, भारत में किस किस क्षेत्रों में इसका विकास देखा गया है। तो 2 क्षेत्र हैं, गारो की पहाड़ियां और विंध्य पर्वतमाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें बताया जा रहा है इसी में कि ये जो विंध्य पर्वतमाला है उसके उत्तर में विश्व में सर्वप्रथम चावल का उत्पादन शुरू हुआ था। तो सबको पता है कि उत्तर में कोल्डिहवा नामक जगह पे सर्वप्रथम विश्व में चावल उत्पादन का साक्ष्य मिला था, जो वर्तमान में यूपी में स्थित है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन कई एग्जाम में आपको वन लाइनर में इससे देखने को मिला है और बीपीएससी भी पूछेगी इससे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की स्थापना लगभग 4300 वर्ष पूर्व सिंधु एवं इसके सहायक नदियों के किनारे हुई है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने पूछ दिया था कि कृषि का प्रारंभ कब हुआ था, और उसमें उन्होंने डेट दे रखा था 8000 वर्ष पूर्व और 10,000 वर्ष पूर्व, 12,000 पूर्व। उसी तरह उन्होंने ये भी पूछ सकते हैं ना कि नगरों की जो शुरुआत है वो किस एज मतलब ईरा में देखने को मिला। तो उसमें अगर आपको डेट दे दी है 4300 ईसा मतलब वर्ष पूर्व, 4800 वर्ष पूर्व, तो फंस सकते हैं जब आपको पता ना हो। तो याद रखेंगे कि विश्व में सबसे पहले नगरों का जो विकास है वो 4300 वर्ष पूर्व देखा गया है, ठीक है। और वो जो विकास हुई नगरों का सिंधु घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास देखने को मिला है, ठीक है। ये भारतीय महाद्वीपीय क्षेत्र का बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व देखा गया है।
ये भी डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। हो सकता है ये कोड करके ये पूछ दे कि गंगा के मैदान जो है उसमें नगरों का विकास कब देखा गया, तो 2500 वर्ष पूर्व देखा गया है, ठीक है। और एक चीज और देखेंगे कि इधर ही रिसेंट में ही जो बीपीएससी की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा है कि गंगा के दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो जिन्होंने नहीं पढ़ा था उन्होंने गलत बताया था। तो इस चैप्टर में साफ साफ बताया जा रहा है कि गंगा के दक्षिण में पड़ने वाली जो क्षेत्र है उसको मगध कहा जाता है, जो उस समय की सबसे सर्वशक्तिमान एक जनपद थी, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन चुका है, कृषि से भी बन चुका है, तो एक एक पॉइंट पे आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसमें बताया गया कि 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा, और इसी के नाम पर ये जो हमारा भारत है उसका नाम इंडिया हो गया, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन चुकी है बीपीएससी में कि भारत की जो नाम है किनके द्वारा दिया गया है, तो वो है ईरानी और यूनानियों के द्वारा, ठीक है। ये जो इंडिया शब्द है ये इंडस से मिला है, और ये जो इंडस है इसको संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। तो हो सकता है ये पूछ दे, सिंधु हिंदी का शब्द नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है, सीधे पूछ दे कि सिंधु नदी जो है वो किस भाषा में इसका नाम है, तो आप फंस सकते हैं, आप हिंदी लगा देंगे, बट ये जो शब्द है वो संस्कृत का है, तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं कि भारत जो नाम है जिसके आधार पे हम लोग अभी वर्तमान में इसको भारत बोलते हैं, तो ये एक समूह था जिसको भारत के नाम से जाना जाता था, और यह समूह का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले कि भारत समूह का जो उल्लेख है किस वेद में किया गया है, तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। और हम लोग जो पुराने जमाने के जो बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसको जानने का जो स्रोत है हम लोग के पास वो कई है, जैसे पांडुलिपि है, अभिलेख है, सिक्के हैं, मतलब वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो इसी में बताया जा रहा है कि पांडुलिपि क्या होता है। तो पांडुलिपि वैसे पुस्तक है जिनको उस समय हाथों से लिखा जाता था, और ये पांडुलिपियां जो है ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नाम के पेड़ के छालों से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। बीपीएससी का जब प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो वहां साफ कई बार पूछा गया है कि ये जो भोजपत्र है वो किस वृक्ष के छालों से तैयार किया जाता है, तो याद रखेंगे ये है भोज नामक पेड़ जो हिमालय में मिलते हैं। या हो सकता है पूछ दे कि ये जो भोजपत्र तैयार किया जा रहा है वो वृक्ष के किस पार्ट से तैयार किया जा रहा है। जब तक आप जानेंगे नहीं कि छालों से तैयार किया जाता है तो हो सकता है जड़ भी लगा दे आप, पत्ता भी लगा दे आप, कुछ भी लगा दे। तो इसके एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और ये जो पांडुलिपि है जो बुक है उसमें उस समय की धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, फिर औषधियों तथा विज्ञान आदि के बारे में जानकारियां दी गई हैं, ठीक है। वर्तमान में कई सारी पांडुलिपियां जो है वो नष्ट हो गई हैं और कुछ नष्ट होने के कगार पे हैं, तो उनको सबको एक कुछ भी अपने कंट्री में ही कुछ विदेश में भी सबको संरक्षित किया गया है, ठीक है। और ये जो पांडुलिपियां हैं वो अधिकांशतः संस्कृत में लिखी गई हैं और कुछ जो है प्राकृतिक तथा तमिल भाषा में लिखी गई है। ये जो प्राकृतिक भाषा में पांडुलिपियां लिखी गई हैं उसका संबंध उस समय के आम पब्लिक से था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है पूछ दे कि पांडुलिपि भाषा का प्रयोग कर जो पांडुलिपियां लिखी गई हैं उनका संबंध किससे है, राजा से, आम पब्लिक से, ऐसा कुछ भी दे दे, तो याद रखेंगे कि वहाँ की जो सामान्य पब्लिक थी उसके द्वारा ये लिखा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अभिलेख। यह जो अभिलेख है वो पत्थर से या धातु जैसे कठोर सतहों पर खोदकर उत्कीर्ण किया जाता था। जैसे कि अभी अशोक का अभिलेख कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी जब भी तैयारी कर रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही आपने पेपर में देखा होगा कि सासाराम में जो अशोक की जो लघु शिलालेख है उसको कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस पे चूना पोत कर अपने धार्मिक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो वो अभिलेख है, तो वो याद रखेंगे। और जब मेन में भी आपको पढ़ना है अभिलेख के बारे में, जब मॉडर्न आर्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसको शो करना होता है, तो उसमें करेंट से भी जोड़ते हुए उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये अभिलेख है जो पत्थरों पर लिखा जाता है, जो जनरली अशोक के काल में लिखा गया है, ठीक है। कुछ धातुओं पे भी लिखा जाता है ये, ठीक है।
इसमें बताया जा रहा है एक कंधार अभिलेख है जो अशोक से रिलेटेड है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछते रहती है कई, मतलब वो बीपीएससी में नहीं, जो भी वन लाइनर एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है पॉइंट। तो देखिए इसको, कांधार जो अफगानिस्तान में है, यहाँ लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अशोक का अभिलेख मिला है, जिस पर यूनानी तथा अरमेइक दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है लेख लिखने में। ठीक है, एमबीबीआई है, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि जनरली एक ही लिपि में अभिलेख लिखा गया है अशोक का। अगर आपसे आयोग पूछ दे कोई भी कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें दो लिपियों का प्रयोग किया गया है या यूनानी और अरमाइक दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो एकमात्र है कंधार स्थित अशोक का अभिलेख, जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, और देखा होगा ना, अभी आप लोगों ने कई गाइड बुक पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा कि ऐतिहासिक जो घटना हुई है उसके स्रोत क्या है। तो स्रोत मतलब क्या होता है? स्रोत का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका प्रयोग पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किया जाता है। यानी जो भी पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण, नव पाषाण युग के बारे में हमें जानकारी देती है, मतलब जो इतिहास के बारे में जिस भी स्रोत से हमें जानकारी मिलती है उसको सम्मिलित रूप से सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। हो सकता है इसी पे फंसा दे आपको कि इसको कहते किसको है, इसमें क्या क्या शामिल है, तो वहां फंस सकते हैं जब तक आप इसको जानेंगे नहीं। ठीक है, और अक्सर आपने देखा होगा कि तिथियों से संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी अराइज करती ही रहती है, जैसे बीसी, एडी, ईसी, एईसी वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि बीसी, जिसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह है उनके जन्म के पूर्व की जो घटना हुई है उसको बीसी के रूप में डिनोट करते हैं। उसके बाद एक आता है एडी, इसका अर्थ है एनो डोमिनी। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि जो ईसा मसीह है उनके जन्म के बाद जो घटनाएं हुई हैं उसको एडी से डिनोट करते हैं, और ये इसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। और एनो डोमिनी जो है वो लैटिन भाषा की शब्द है, ये भी याद रखेंगे। हो सकता है यही पूछ दे कि किस भाषा से संबंधित ये शब्द है। ठीक है, वहां फंस सकते हैं अगर आप नहीं जानेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एडी के स्थान पर कई स्थानों पर ईसी सीई का प्रयोग होता है। तो अब सीई क्या है, इसका जो तात्पर्य है सीई का, उसको कहते हैं कॉमन एरा। और कभी कभी बीसी के स्थान पर बीईसी का प्रयोग होता है, इसका अर्थ हो जाता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये जो चारों पॉइंट है आपको याद रखना होगा, सबका अर्थ याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कभी कभी बीपी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक, उसके बाद भारत में ये जो तिथियां हैं, इन रूपों का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछ दे कि बीसी एडी वगैरह का प्रयोग भारत में कब शुरू हुआ। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने कि पूछता है कि कागज की शुरुआत किस ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वहां पे पूछ दे कि इस तरह की तिथियों का मतलब भारत में प्रयोग कब से शुरू हुआ, तो लगभग 200 वर्ष पूर्व से ही ये प्रचलित है भारत में, बीसी, एडी, एसी वगैरह। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं, जो सबसे प्रारंभिक काल है जहां से ह्यूमन का विकास के बारे में कुछ कुछ पता चलता है, तो उसको पूरा पाषाण कहते हैं। और यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन तथा पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम जो है पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, ये नाम ही है जो वहाँ पत्थर के जो विभिन्न प्रकार के औजार मिले हैं उसी के महत्व को दर्शाता है। हो सकता है यही कुछ देखिए पूरा पाषाण दर्शाता है किसको है। जब तक आप जानेंगे नहीं कैसे बना पाएंगे, कुछ भी वहां पे तुक्का लगा कर आएंगे और गलत हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कि पूरा पाषाण का जो काल है वो 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का माना जाता है, और इसे 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये डेट कई बार कई आयोग के द्वारा पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे पूरा पाषाण काल कब से कब तक है। ठीक है, और ये जो पूरा पाषाण काल है 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का, अधिकांश मानव इतिहास से संबंधित जो घटनाएं हैं, लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान घटित हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। फिर देखते हैं कि जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ अर्थात मध्य पाषाण युग कहते हैं। दोनों याद रखेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि कभी कभी ये आपका हिंदी नाम न देकर केवल इंग्लिश वाला देते हैं तो बच्चे वहां से गड़बड़ हो जाता है उनका। ठीक है, ये जो मध्य पाषाण युग है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का है। ठीक है,
इस समय जो पाषाण मतलब पाषाण के जो औजार यूज किए जाते हैं उनका जो साइज होता था काफी छोटा होता था, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, ठीक है, यानी लघु पाषाण काल। और जो औजार यूज होते थे उसको माइक्रोलिथिक औजार बोला जाता है, ठीक है। इन औजारों की जो विशेषता है उसमें यह है कि इनमें हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। जब आप किसी प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कोई आयोग के द्वारा ही कि किस काल में जो हथियार है उसमें हड्डियों और लकड़ियों की मुट्ठे लगाई जाती थी, ठीक है। तो वो है मध्य पाषाण युग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि नवपाषाण युग का आरंभ जो है 10,000 साल पहले हुआ है। ये तीनों टाइम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, डिवाइड करके वो आयोग क्वेश्चन राइज करते रहती है, तो इसको तीनों को याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं कि कुछ पूरा मतलब स्थल है यहाँ, पुरातन वो स्थल है जो काफी फेमस है और उससे क्वेश्चन बनते रहती है। वहां पे पूछ देंगे कौन सा पूरा पाषाणिक मतलब जगह है, जगह से संबंधित है, कौन नवपाषाणिक जगह है, और खासकर बिहार वाले तो क्वेश्चन राइज होते हैं, तो इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल जो है उसमें भीमबेटका जो एमपी में स्थित है ये आएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के तैलचित्र वगैरह मिले हैं, काफी फेमस है ये, तो इसको याद रखेंगे। फिर है अतरिम पक्कम, ये तमिलनाडु में स्थित है। हथनौरा यूपी में है। कुर्नूल गुफा आंध्र प्रदेश, ये भी काफी है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको राख की साक्ष्य मिली है, ठीक है, और तैलचित्र भी मिली है। और उसके बाद हुशगी जो कर्नाटक में है, स्टेट भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि नवपाषाण कालिक पूरा स्थल जो है वो है बुरझुम, कश्मीर में है ये। चिरांद बिहार, काफी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी इसको बार बार इसे क्वेश्चन रिपीट करती है, तो इसको याद करेंगे। इसका संबंध नवपाषाणिक मतलब काल से है, जो चिरांद में स्थित है। चिरांद और चेचर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक कोलडीवा है जहाँ से चावल की पुरातन साक्ष्य मिली है, वो यूपी में है। फिर है गुफा कराल जो जम्मू कश्मीर में है। महागढ़ है, ये ठीक है। फिर हल्लूर है, ये कर्नाटका में है। फिर पैयमपल्ली तमिलनाडु में है। और फिर दोरजी हेडिंग असम में है। काफी एमबीवीआई स्थल है ये, आपको याद रखना ही होगा। इससे क्वेश्चन मिलान वाले में, फूड वाले में पूछ सकती है आयोग, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे कि जो सबसे पहली जो गांव है वो है इनाम गांव, और ये जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इससे आगे हम लोग और इसका डिटेल देखेंगे, अभी इतना जान ले आप लोग, ठीक है। फिर महापाषाणिक पूरा स्थल है ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर, जिसको आपको डिवाइड करके याद रखना ही रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुर्नूल गुफा आंध्र प्रदेश में। यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं और इससे क्वेश्चन कई आयोग कई बार पूछ चुकी है, हो सकता है बीपीएससी ही पूछ ले कि राख की अवशेष किस स्थान से मिली है, किस पुरातत्व स्थल से मिली है, तो वो है कुर्नूल गुफा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 12,000 साल पहले जलवायु में अचानक बदलाव से विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक मतलब घटनाएं हुई, जैसे कि घास वाले मैदान, गर्मी बढ़ी जिससे घास वाले मैदान बनने लगे, तो उससे पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई जो घास वगैरह चरते हैं। तो ये जो चेंजेस हुए, जो जलवायु परिवर्तन हुए, तो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया हमारे समाज में। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो लोग जो घूम घूम कर अपने जीवन यापन करते थे उनमें एक अस्थायित्व दिखा, वो एक जगह बसना शुरू कर दिए और पशुओं को पालना शुरू कर दिए और साथ में कृषि कार्य भी शुरू कर दिए। तो हो सकता है ये पूछ दे कि मानवों की जो अस्थायित्व की जो प्रवृत्ति है वो कब से दिखाई पड़ी, तो 12,000 साल पहले, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि मानव द्वारा जो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया, उसके बाद भेड़, बकरी, गाय और सुअर को बनाया गया, क्रम से याद रखेंगे, इसी क्रम में पालतू बनाया गया था, ठीक है। और इसके पीछे भी रीजन है कि उन्होंने कुत्ता को ही क्यों पहले पालतू बनाया। तो उनका जो उस समय पालतू बनाने का जो एक ध्येय होता था, उसमें वो लोग देखते थे कि जो जानवर है वो हिंसक ना हो, वो आसानी से अवेलेबल हो, ठीक है। इस तरह के कुछ क्राइटेरिया था जिसके आधार पर उन्होंने उनको पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद जब ये बसने लगे तो इन्होंने कृषि कार्य शुरू किया, जिसमें इन्होंने पौधा उगाना, जानवरों की देखभाल आदि करना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रक्रिया आती है जिसका नाम है घरेलूकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या है कि लोगों द्वारा पौधों को उगाना तथा जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है, ठीक है। तो हो सकता है आयोग पूछ दे कि घरेलूकरण की प्रक्रिया के तहत क्या आता है या क्या नहीं आता है।
तो वहां आप जब तक जानेंगे नहीं फंसेंगे। तो इसमें दो चीज है, लोगों द्वारा पौधे को उगाना, साथ में जानवरों की देखभाल करना, ये दो चीज आते हैं इसमें। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इस मतलब ये जो प्रक्रिया है, इसके तहत जो पौधे उगाए गए या जो जानवरों को पाला गया, वो जो है जंगली जानवर और जंगली जो पशु हैं उनसे, पौधे हैं उससे काफी अलग हो गए। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। और इसमें ये बताया गया है कि पशुपालन जो है वो एक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। हो सकता है आयोग पूछ दे कि इस नींद में से क्या चीज जो है वो भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जब तक आप लोग जानेंगे नहीं कि पशुपालन को ये चीज बोला जाता है तो गलत बनाने की संभावना ज्यादा है वहां पे। तो याद रखेंगे पशुपालन को कहा जाता है। ठीक है, फिर अभी हम लोगों ने देखा था कि पूरा पाषाण एक जगह है पुर्जहोम, जो कि कश्मीर में है। यहाँ पे गर्तवास देखे जाते हैं। गर्तवास मतलब गड्ढा के अंदर घर बनाना और उसमें सीढ़ी के माध्यम से नीचे जाना। ये इसलिए संभवतः इसलिए बनाया गया है कि वहाँ के वेदर बहुत कूल है। वो जमीन में नीचे जाकर घर बनाते थे जिससे उनको वहाँ की मौसम से थोड़ी राहत मिले। ठीक, तो एकमात्र गर्तवास का जो उदाहरण है वो बुर्जहोम कश्मीर से मिला है। तो इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, आगे बनने की भी संभावना है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, एक मेहरगढ़ काफी फेमस है। ये जो स्थान है, यहाँ से कई प्रकार के फसलों का साक्ष्य मिला है। तो ये जो मेहरगढ़ है, ईरान जाने वाले रास्ते यानी बेलन दर्रा के पास एक समतल स्थान है। ये याद रखना होगा आपको, बेलन दर्रा के पास एक समतल स्थान है जो ईरान को मतलब ये पाकिस्तान वगैरह से कनेक्ट करती थी। उसमें तो इंडिया ही थी। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ये जो स्थान है मेहरगढ़, संभवतः सबसे पहले यहीं पे जौ और गेहूं उगाना शुरू किया गया था और भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया गया था। ठीक है, तो और फिर इसमें बताया जा रहा है कि मेहरगढ़ में, ये मेहरगढ़ वही है जो सुलेमान और किरसर जो हम लोग पहाड़ी अभी देखिए जहाँ पे सबसे पहले क्या बोलते हैं ये कृषि की मतलब विकास शुरू हुआ था। तो मेहरगढ़ उसी में आता है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि संभवतः पहली बार मेहरगढ़ में ही कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई थी और इसका संबंध वही सुल्तान और किरसर पहाड़ियों के आसपास से है। ठीक है, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे मिले हैं। तो ये भी एक विशेषता है। हो सकता है आयोग पूछ दे कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से चौकोर और आयताकार घरों का साक्ष्य मिला है, तो वो एकमात्र मेहरगढ़ है। और जो कमरे होते थे वो 4 से अधिक होते थे या 4 होते थे। ठीक है, और इन कमरों में एक अन्न भंडार होता था जिसमें वो लोग अनाज जमा करके रखते थे। तो शुरुआत के जो मनुष्य थे या तो वो अखेटक थे या संग्राहक थे। ठीक है, तो इसलिए ये लोग संग्रह करने के लिए एक स्पेशल अन्नाग्रह रखते थे, जो कि ये खासियत है मेहरगढ़ की। ठीक है, और मेहरगढ़ में ही एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। और इस तरह की क्वेश्चन आयोग पूछती है और बहुत इंटरेस्ट लेकर पूछती है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, और मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ है वो लगभग 8000 साल पहले हुआ है। तो इस तरह की डेट जो भी एनसीईआरटी में आपको दिखती है उसको आपको पूरी तरह से याद ही कर लेना होगा, क्योंकि किसी को भी आयोग उठाकर दे सकती है वहां पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि नगरों का जो आरंभ है लगभग 47 साल पहले हुआ था। ये हड़प्पा सभ्यता का विकास शुरू हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये जो नगर है इसमें 2 या अधिक हिस्से में विभाजित थी। यानी यहाँ पे बात हो रही है सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की। हम लोगों ने कई गाइडबुक में पढ़ा था कि इस हड़प्पन सभ्यता है जो दो नगरों में बढ़ती थी, बट यहाँ पे जो एनसीईआरटी है बता रही है कि यहाँ की जो नगरें हैं 2 या अधिक पार्ट में बटी थी। ठीक है, अधिकतर आप लोगों ने मतलब गाइडबुक में पढ़ा था कि 2 पार्ट में बटी थी, एक पूर्वी एक पश्चिमी, और वही बनाते थे। बट एनसीईआरटी कर रही है 3। अगर आयोग पूछ दे और वहां पे ऑप्शन रहे 2, 3, 4, 5, तो गड़बड़ होके आप 2 ही लगा के आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। 3 भी पार्ट मिले हैं जो कि धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, तो ये इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, इसको गाइडबुक पे डिपेंड नहीं रही है। ठीक है, ये जो मतलब नगर है जो पार्ट इसमें बटा था मेनली वो पश्चिमी और पूर्वी भाग में बटा था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ये ऊंचाई पर बसा था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता है। संभवतः यहाँ पे वहां के जो राजा थे या सम्राट फैमिली थी वो रहते थे इसमें। और पूर्वी भाग बड़ा था परंतु निचले स्थान में मतलब निचले इलाके में ये था, इसलिए इसको निचला नगर कहा जाता था। यहाँ पे संभवतः आम पब्लिक रहते थे उस समय के। ठीक है,
और ये जो दोनों पार्ट किया गया था नगरों का, ये चार दीवारियों की पक्की ईंटों से इनकी चार दीवारी लगाई गई थी, तो ये भी याद रखेंगे। हो सकता है उसमें दोनों ईंटें प्रचलित थी, कच्ची और पक्की दोनों, तो हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए पूछ दें। तो ये जो चार दीवारियां बनाई जाती थी इसकी सुरक्षा के लिए, वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि महान स्नानागार का जिक्र हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है, वन लाइनर में। तो ये जो महान स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग हुआ है। कभी किसी गाइड बुक में आपने देखा है कि उस वहां पे बता रहा है कि ये जो किस किस मटेरियल को यूज किया गया है इसमें बताने के लिए, इनको बनाने के लिए नहीं किया गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि टेक्स्ट बुक पढ़िए, ठीक है। तो ये जो मोहनजोदड़ो में स्थित है महान स्नानागार, यहाँ पे इसको बनाने के लिए ईंटों और प्लास्टर का उपयोग किया गया है। साथ ही प्लास्टर के ऊपर चारकोल का यूज किया गया है ताकि इसके पानी को लीकेज से बचाया जाए। तो याद रखेंगे 3 मटेरियल हो गए यहाँ पे, प्लास्टर, ईंट और चारकोल, जिससे महान स्नानागार बनाया गया है, ठीक है। इस स्नानागार में 2 तरफ से सीढ़ियां बनाई गई है, ठीक है, नीचे जाने के लिए, और इसके चारों ओर कमरा बनाया गया है। और ये जो स्नानागार है इसका यूज ओकेजनली किया जाता था, किसी खास फंक्शन कोई होता होगा तो यूज करते होंगे। और इसमें जो जल आती थी वो कुओं से भरकर लाया जाता था। वो फंक्शन खत्म होने के बाद इसको पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं। जनरली गाइड बुक में आप देखेंगे कि एक ही जगह दिया रहता है, अन्नागार, अन्न भंडार मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये हड़प्पा से भी मिले थे, मोहनजोदड़ो से भी मिले थे और लोथल से भी मिले थे, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के दौरान जो भवन और नाले बनाई गई थी वो काफी डेवलप थी, तो उसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिला घर होते थे, ठीक है। आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। साथ ही अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुआं भी होता था। गाइड बुक में आपको बताया जाता है कि जो वहां पे हड़प्पा सभ्यता में जो भी घर थे सारे के सारे आंगन में कुएं होते थे, बट एनसीईआरटी बता रही है कि स्नानागार सारे घर में होते थे और कुछ घरों में कुआं होता था, ठीक है। ये डिफरेंस देखिए और याद रखिए इसको। इसी में बताया जा रहा है कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे। नाली में ढलान होती थी ताकि उसमें जाने वाली पानी जो है वो आसानी से ढल जाए, ठीक है। इन नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे, ठीक है। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पे मेन होल बनाए जाते थे ताकि इनसे संबंधित इनकी देखभाल को अच्छे से किया जाए और समय समय पे इनकी सफाई किया जाए, ठीक है। काफी सुव्यवस्थित थी। इसमें बताया जा रहा है कि घर और नाले और सड़कों का जो निर्माण था ये योजनाबद्ध तरीके से एक साथ होती थी, ना कि पटना की तरह कभी नाला बनता है कभी रोड बनता है, हमेशा तोड़ फोड़ नहीं मचाए रखते थे ये लोग। एक साथ सारा ये लोग प्लान बनाकर बनाते थे, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा कि उसमें एक पत्थर का बाट का यूज होता था जो कि बहुमूल्य पदार्थों को तौलने मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो बाट बनाया जाता था वो चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। काफी बीबीआई है, काफी छोटे पार्ट में ये दे रखा है, बहुतों का नजर भी नहीं जाता है। तो याद रखेंगे कि ये जो बाट है वो उसका जो निर्माण किया जा रहा है उस पत्थर का नाम चर्ट है, ठीक है। और मनके, काफी बार पढ़ा होगा आपने, मनके बनाए जाते थे। तो अधिकांश मनके जो बनाए गए थे कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ से कपास की खेती का प्रमाण मिला है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डेट है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान और फूलदान के ढक्कन तथा तांबे के वस्तुएं मिले हैं। ये याद रखना होगा, कहीं पूछ दे कि कहाँ से मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। पक्की मिट्टी और फेयौन से बनी टकलिया सूत कटाई का संकेत देती है। कभी कभी आप जब देखे होंगे कहीं क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा प्रमाण है जो ये साबित करती है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में कपास से कपड़ा या वस्त्र तैयार किया जाता है, तो उसके लिए है पक्की मिट्टी और फेयौन से बनी टकलियां। टकलियां क्या, जिससे सूत की कटाई की जाती है, ठीक है। तो यह फ्यांस क्या है, फ्यांस जो है वो एक कृत्रिम रूप से बनाया गया चीज है। इसमें क्या बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर फ्यांस बनाया जाता था और इसके ऊपर
इसके ऊपर जो है चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परतों के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में आपसे पूछते, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति तो सब कोई पढ़ रहे हैं, फ्यांस क्या है, इसी के बारे में अगर आयोग का सर घुमा तो क्वेश्चन पूछ दे कि ये है क्या। जब तक जानेंगे नहीं तब तक तो गलत होगा ना। ये हो सकता है इसके कलर के बारे में ही पूछ दे, तो याद रखेंगे हल्का नीला और हल्का हरा रंग का होता था ये, जिससे कई प्रकार के मनके बनाए जाते थे, कई प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इससे बनाई जाती थी। और ये जो फ्यांस है ये बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर बनाए जाते थे। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि वो जो हड़प्पन संस्कृति है काफी डेवलप थी, तो कई प्रकार के आयात और निर्यात भी होते थे। तो आयात कहाँ कहाँ से किस वस्तुओं का होती है, तो कई बार उससे क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो देखेंगे, तांबे का जो आयात होता था राजस्थान और ओमान से होता था, टीन का ईरान और अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से मंगाई जाती थी, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जिससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, और हड़प्पन संस्कृति में जो अवशेष मिले हैं, पौधे की जो अवशेष मिली है, उससे पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग हैं गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कई बार आप लोगों को देखा होगा कि इस सभ्यता में लोग किस तरह की फसल और किन किन फसलों का प्रोडक्शन करते थे, क्वेश्चन बना हुआ है। तो याद रखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति के दौरान लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों का प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, हड़प्पा काल के हल हड़प्पा काल में आप लोगों ने देखा होगा कि हल का विकास हो चुका था। ठीक है, तो उस समय की हल जो है वो प्राय लकड़ियों से बनाई जाती थी, जिसकी वजह से जो वास्तविक हल है उसका तो प्रमाण अभी तक नहीं है, मतलब कोई बचा नहीं है। लेकिन हाँ, उसके आधार पे जो बच्चों के लिए खिलौना बनाए जाते थे वो अभी भी अवेलेबल है साक्ष्य के तौर पर। तो उसी के आधार पे कहा जाता है कि हड़प्पन संस्कृति में हल का यूज काफी अच्छे से किया जाता था खेती के लिए। ठीक है, और यहाँ के जो इस समय के जो लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है विभिन्न आयोग द्वारा, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं कि कच्छ यानी गुजरात के इलाके में खादी बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, जो 3 भागों में बटा था। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि धौलावीरा एक मतलब सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जो 3 भागों में बटा है, बाकी जो शेष है वो 2 भागों में बटा है। तो याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दे कि खादीर बेट में कौन सा हड़प्पन स्थल पाया जाता है, तो वह है धौलावीरा। किसी भी तरह से ये तोड़कर पूछ सकते हैं, तो याद रखना होगा जगह भी और स्थान भी, कच्छ की खाड़ी भी, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ जो धौलावीरा में जो है मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पन लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जो हड़प्पन संस्कृति में जो अवशेष मिले हैं वो आमतौर पर हड़प्पन लेख के मोहर जैसे छोटी छोटी वस्तुएं में पाए गए, बट धौलावीरा में जो अवशेष मिले हैं उसको फ्रेमिंग किया गया था, वो भी लकड़ी के माध्यम से, वो बड़े भी हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। इस तरह का अगर पूछे कि ये कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये धौलावीरा हड़प्पन सभ्यता के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि लोथल से पत्थर, शंख, धातुओं से बनी कई चीजें मिली है। लोथल से कई बहुमूल्य पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस स्थान से बहुमूल्य पत्थरों की प्राप्ति हुई, तो वो है लोथल। साथ ही शंख और धातु से बनी चीजें भी यहाँ मिली है। यहाँ एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार गृह में कई मोहरे और मृदांकन यानी मोहरबंदी मिले हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने गाइड बुक में देखा होगा कि लोथल में एक अन्नागार मिला है, अन्नागार। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने पहले कुछ देखा कि ये लोथल से भी मिला है, हड़प्पा से भी मिला है, एक और स्थान है, ठीक है, वहां से भी मिला है। साथ ही ये जो लोथल में जो इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ के जो अन्नागार मिले हैं वहां से ये मोहरे मिले हैं, कई प्रकार, कई मोहरे हैं, और मुद्रांकन भी मिले हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता ये रही। उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई। ये इंपॉर्टेंट टाइम है, याद रखेंगे। कारण तो सबको ही बता देते हैं, संभवतः क्या कारण रहा था कि ये हड़प्पा संस्कृति विलुप्त हो गई, बट ये कब विलुप्त होना प्रारंभ हुई और इसके साथ मतलब क्या क्या साक्ष्य रहे वो नहीं बता पाएंगे जब तक आप एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो विलुप्त होना इस सभ्यता की जो शुरुआत हुई 39 साल पहले हुई। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि लोग जो है नगरों को छोड़ दिए,
कई कारण थे इसके, कुछ प्राकृतिक कारण थे, कुछ मानव निर्मित कारण थे, जिसके कारण लोगों ने नगरों को छोड़ा, लेखन मुहर एवं बाटों का प्रयोग बंद कर दिया। सड़कों पर अब पहले जो सुव्यवस्थित व्यवस्था होती थी, नाली सड़कें सब कुछ सुव्यवस्थित होती थी, अब सड़कों पर ही ये लोग झुग्गीनुमा घर बनाकर रहने लगे। तो इससे संभावना व्यक्त की जाती है कि 3900 पहले धीरे धीरे अब ये सभ्यता अपनी पतन की ओर अग्रसर हुई। ठीक है, और ये जो सभ्यता का अंत हुआ उसके लगभग 14 साल बाद, यानी 2500 वर्ष पहले नए नगरों का विकास पुनः देखा गया। तो हो सकता है पूछ दे कि नए नगरों का विकास हड़प्पन सभ्यता के बाद किस वर्ष में पुनः विकसित होना शुरू किया, तो 2500 साल पहले। ठीक है, ये डेट काफी सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ वैदिक युग का शुरुआत होता है और उसमें बताया जाता है कि वेद 4 है, ये तो सबको ही पता है। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। इसकी जो रचना है लगभग 3500 वर्ष पहले हुई। ठीक है, इसमें 3 देवताओं को प्रमुखता दी गई है, वो है इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है ऋषियों द्वारा किया गया है। उसके बाद ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है तथा श्रवण किया जाता है, इसको पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, इसको जो छापने का काम है लगभग 200 साल पहले हुआ। मतलब 200 साल से पहले तक ये ऋग्वेद बस सुन कर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये ट्रांसफर होते रही। इसको ना तो लिखा गया था, ना तो इसको पढ़ाया जाता था, बस इसको सुना जाता था और उच्चारण किया जाता था। तो ये कई बार कहीं देखा होगा, किस क्वेश्चन में पूछा हुआ कि कौन सा ऐसा वेद है जिसको लिखा पढ़ा नहीं जाता है, तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद से संबंधित एक सूक्त का प्रयोग किया गया है। तो अभी हो सकता है पूछ दे कि ये 2 नदियां हैं कौन? ये 2 नदियां जो है ब्यास और सतलज है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये जो सूक्त है उसमें इन नदियों की तुलना घोड़े एवं गायों से की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इनसे ही पूछ दे कि ऋग्वेद में जो ब्यास और सतलुज नदियां हैं उनकी तुलना किन से की गई है, तो घोड़े और गायों से की गई है। मतलब संभावना है कि उसमें घोड़े और जो गाय थे इनकी इम्पोर्टेंस काफी था, जिसके कारण इनकी तुलना इससे की गई है। ठीक है, और ऋग्वेद में ही मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाओं की रचना की गई है। ठीक है, यहाँ पर एक जनता या पूरी समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, एक था जन, दूसरा था विश्व, जिससे कि वैश्व शब्द निकला है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। हो सकता है पूछ दे कि वैश्व शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ, संस्कृत के किस शब्द से हुआ, तो वो है विश्व। ठीक है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे। इन प्रार्थनाओं यानी कि जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखित है उनकी जो रचना की थी उन्होंने अपने आप को आर्य कहा, तथा जो उनके विरोधी थे यानी जो प्रार्थनाओं की रचना नहीं किए थे उनको वो लोग दस्यु कहते थे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। ठीक है, तो हो सकता है आपको देख कि दस्यु ऋग्वेद में किसे कहा जाता था। तो ये 2-3 जो पॉइंट है अगर नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, तो इसको याद रखेंगे। और एक और चीज आप लोगों ने देखा होगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा है महापाषाण, ये क्या है, जिसका संबंध कब्र से है। जनरली आपको गाइड बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि महापाषाण जो है कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, बट एनसीईआरटी कुछ और बोलती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो महापाषाण कब्रें हैं इसकी जो शुरुआत हुई है लगभग 3000 साल पहले हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। ठीक है, गाइडबुक केवल बताते हैं कि कश्मीर में है, बट एनसीईआरटी बता रही है कि ये दक्कन में भी थे, दक्षिण भारत में भी इस तरह की कब्रें मिली है और उत्तर पूर्वी भारत में भी मिली है। ठीक है, ये जो महापाषाण है इसमें बड़े पत्थरों को दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा करीने से लगाया जाता था। ठीक है, एक वेव होता था जिसको लगाया जाता था। ठीक है, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी दिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन याद रखेंगे। अगर पूछ दे कि ये महापाषाण जमीन के ऊपर दिखते हैं, जमीन के अंदर नहीं दिखते हैं, तो अगर गलत सही का रहेगा तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल करता है, तो दोनों सही है। ठीक है, इन महापाषाणों में मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन मिला है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। तो
इससे भी क्वेश्चन अराइज होने की संभावना है। पूछ सकते हैं कि महापाषाण में मृतकों के साथ क्या क्या मिले हैं, ठीक है। तो उसमें ये काले और लाल मिट्टी के बर्तन के साथ साथ लोहे के औजार भी मिले हैं, हथियार, घोड़े के कंकाल भी मिले हैं, और सोने और चांदी के गहने भी मिले हैं, ठीक है, पत्थर के भी गहने मिले हैं। तो ये सारे कुछ मिले हैं, तो याद रखेंगे इसको। अब एक काफी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मगिरी, ठीक है। यह कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ पर जो एक व्यक्ति है उसके कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इससे क्वेश्चन अराइज किया हुआ था, उन्होंने पूछा था, आयोग ने पूछा था कि 33 सोने की जो मनके हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो याद रखेंगे ब्रह्मगिरी, और इसका संबंध कर्नाटक से है, ठीक है। और यहीं पर जो दूसरे कंकाल मिले हैं वहां से सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये जो व्यक्ति है जहाँ से 33 सोने के मनके मिले हैं वो काफी रिच रहा होगा, या वहां का मुखिया रहा होगा उस समाज का, ठीक है। तो ये सामाजिक व्यवस्था को भी दर्शाता है ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि कभी कभी महापाषाणों में एक बड़े से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थल पर अलग अलग समयों में दफनाया गया है। जैसे महापाषाण जो बनता था वो कहीं एकल मिलेगा, ये कहीं उसके पूरे फैमिली का समूह मिलेगा। इसमें एक जो पोर्ट होल होता था जिसके माध्यम से उस महापाषाण में मृत्यु होने के बाद अलग अलग समय पर उनके परिवार वालों को ले जाकर उसी महापाषाण में दफना दिया जाता था। तो याद रखेंगे ये पोर्ट होल के माध्यम से उस कब्र में वो लोग जाते थे दफनाने के लिए अदर व्यक्ति को, ठीक है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था इनाम गांव, अभी इसके बारे में देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र में है। यह जो है इनाम गांव काफी फेमस है। कंटिन्यू क्वेश्चन जब आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे तो दिखेगा, अलग अलग आयोग द्वारा अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो इनाम गांव है वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। याद रखिए, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 27 साल पहले लोग रहते थे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे जो वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होती थी। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है वन लाइनर में कि किस स्थान पे जो शव है उनकी जो सिर है वो उत्तर की ओर होती थी। तो इनाम गांव है। और अधिकांश हड़प्पन संस्कृति में आप लोगों ने देखा होगा, ये वैदिक युग में देखा होगा कि जो शव दफनाए जाते थे उनके पैर मुड़े होते थे। एक इनाम गांव ही ऐसा जगह है जहाँ पे एक शव मिला है जो सीधे लिटाया गया है, ठीक है, और उसका सर उत्तर की तरफ है। यहाँ भी वैसे भी कब्र मिले हैं जहाँ पे पैर मुड़े होते थे, बट यहाँ पे सीधे पैर वाले भी कब्र मिले हैं, ठीक है। यहाँ एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया है। इस पार्ट से भी क्वेश्चन अराइज हो चुका है, तो इसको भी ध्यान देंगे। इनाम गांव से ही एक ऐसे पर्सन की कब्र मिली है जिनको 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया था, ठीक है। और ये जो मकान थी उस बस्ती के सबसे बीच में थी और उस बस्ती के सबसे बड़े घरों में से एक थी, ठीक है। और ये जो मतलब जो कब्र है जिसमें कमरे हैं 5, ठीक है, तो उसमें एक अन्न भंडार वाले कमरे था। तो ये भी शो करता है कि ये उस समाज का राजा रहा हो या सबसे सम्राट व्यक्ति रहा हो, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनी हुई है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन ये जो कब्र मिले है इसका पैर मुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। अगर पूछ दे कि इसका पैर मुड़ा हुआ था या फैला हुआ था तो वहां गड़बड़ नहीं होंगे, ठीक है। कि 5 कमरों में जो कब्र मिली है तो उसका पैर मुड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये देखते हैं कि एक हमारे मतलब क्या बोलते हैं इनको, वैद्य थे, चरक नाम था, जिन्होंने चरक संहिता लिखा था। ये लगभग वर्तमान से 2000 साल ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि मानव में 360 हड्डियां पाई जाती हैं। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जबकि अभी जो मतलब आधुनिक वैज्ञानिक है वो बोलते हैं 206 हड्डियां हैं, बट इन्होंने बताया था 360। तो इससे भी क्वेश्चन बना है। उन्होंने पूछा था कि किस वैद्य के द्वारा मनुष्य में 360 हड्डियां होने की संभावना बताई गई थी, तो वो चरक है, ठीक है। ये जो इनाम गांव है यहाँ से गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं और साथ ही कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं कि एक अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। तो ये जो यज्ञ होते थे वो राजा बनने के लिए किया जाता था। इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था और जिस जिस एरिया से वो गुजरता था वो उस राजा की अधीनता स्वीकार करते हुए उसको छोड़ देता। अगर कोई राजा उसको पकड़ने की कोशिश की जाती थी तो जिस राजा के माध्यम से ये घोड़ा छोड़ा जाता था उससे युद्ध करना पड़ता था उसको, ठीक है। और ये जो यज्ञ है एक विशेष पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया गया और अश्वमेध यज्ञ पे क्वेश्चन बनाती है आयोग, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि इस यज्ञ के दौरान राजा के जो सारथी हैं उनके द्वारा राजा के विजयों और उनके अन्य गुणों का गुणगान किया जाता था और पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे उन्हें इस यज्ञ में शामिल नहीं होने दिया जाता था, ठीक है। और विष अथवा वैश्य जो सामान्य व्यक्ति हैं वो लोग राजा को उपहार देते थे इस मौके पर, और जो भी राजा अधीनता इनकी स्वीकार करती थी वो आकर दर्शक बनकर ये यज्ञ देखते थे, उनका कोई काम नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई कराई गई है, जिसमें दिल्ली में पुराना किला, यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जनपदों के लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालतू बनाते थे। वे लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोगों द्वारा चित्रित धूसर पात्र का निर्माण करते थे। जब हम लोग मौर्यन आर्ट में पढ़ते हैं तो वहां पे इसका यूज होता है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग लिखते हैं मेन में, ठीक है। तो वही है ये चित्रित धूसर पात्र, ठीक है। उसके बाद राजधानियों के किलेबंदी में लकड़ी, ईंट या पत्थर का उपयोग किया जाता था। जो मॉडर्न आर्ट में हम लोग पढ़ते हैं और पटना की किलेबंदी शो करते हैं तो उसमें हम लोग बताते हैं कि किस तरह लकड़ी का उपयोग करके पूरे पाटलिपुत्रा को सुरक्षित करने के लिए चारदीवारी का निर्माण किया गया था। तो यही बता रहे हैं कि जनपद किस तरह से उसमें अपना वर्क करती थी, ठीक है। और जनपद में चूंकि राजा जनपद का राजा था तो उनको वो सारी व्यवस्था करते थे, वो महल बनाते थे, कई प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करते थे अपने राज्य के संचालन के लिए। तो कई प्रकार के करों का भी वो लोग कर भी वसूलते थे। तो वो जो कर वसूलते थे उसको 4-5 कैटेगरी में बांटा गया है। तो वो जो थे फसल पर कर लगाते थे, कारीगरों पर भी कर लगाते थे, पशुपालकों के जानवर पर या उसके उत्पाद पर कर लगाते थे, व्यापारियों को सामान पर कर लग देना पड़ता था, और जो आखेटक थे और संग्राहक थे इनको जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी जनपद के राजा को। तो ये 5 कैटेगरी है, इसको याद रखेंगे। हो सकता है इसी में कुछ दूसरा देकर आपसे पूछ दे कि किस तरह के जनपदों में कर ली जाती थी या नहीं ली जाती थी। तो जब तक ये 5 कैटेगरी आप नहीं जानेंगे तब तक गड़बड़ होने की संभावना है, ठीक है। और जब महाजनपद काल आया तो कृषि में काफी सुधार देखा गया। तो उसमें देखेंगे कि हल के जो फल होते थे यानी जिससे खेत जोता जाता था, वो जो फल पहले सिंधु हड़प्पन संस्कृति में लकड़ी के बनाए जाते थे, अब वो लोहे के बनाए जाने लगे, ठीक है। धान का रोपण विधि शुरू हुआ, यानी पहले क्या होता था हड़प्पा में बीज को छिड़क देते थे और उसी से जो प्रोडक्शन होता था उसी से वो लोग संतुष्ट हो जाते थे। बट वैदिक काल में ये यहाँ पे रोपण विधि हुआ, यानी कि उसका पौधा तैयार किया जाता है, फिर उसको उखाड़कर दूसरे जो मतलब आज की जो पद्धति है धान रोपने की वो शुरू हुई वैदिक काल में, ठीक है। और अब पहले की तुलना में अधिक पौधे जीवित रहने लगे, जिससे पैदावार में काफी वृद्धि हुई और व्यापार में वृद्धि हुई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि महाजनपदों में मगध सबसे महत्वपूर्ण था। यहाँ सोन एवं गंगा जैसी नदियां बहती थी। मतलब मगध को शक्तिशाली होने में यहाँ की प्राकृतिक जो मतलब सराउंडिंग था वो काफी हेल्प की है। जैसे यहाँ सोन और गंगा की नदियां थी, जिसे प्रचुर मात्रा में पानी तो मिला ही, जिससे फसल उत्पादन अच्छा हुआ, साथ ही मतलब जल परिवहन का एक बहुत अच्छा स्रोत था ये। साथ ही यहाँ पे जंगल एक एरिया जो बहुत बड़ा जंगल था, वहां से हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित कर उससे युद्ध में काम लिया जाता था, ठीक है। और इसमें यहाँ इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी जिससे हथियार बनाया जाता है। तो ये सब कुछ मतलब कारण है जो इस मगध को सर्वशक्तिमान बनाया है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर पूछता है वहां पे कि क्या क्या रीजन रहा जो मगध इतना शक्तिशाली बना उसमें जनपद काल में, तो ये कुछ रीजन है इसका, ठीक है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि बिहार में एक बज्जी नामक संघ था, ठीक है। तो ये एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। यहाँ से सर्वप्रथम गणतंत्र की शुरुआत हुई थी पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। इसमें गण और जो मतलब ये जो शासन व्यवस्था थी ये गण और संघ में विभाजित था।
और गण या संघ में कई शासक होते थे और प्रत्येक को राजा कहा जाता था। ये सभी जो शासक थे यानी राजा थे, वो सारे अनुष्ठान एक साथ मिलकर करते थे, ठीक है। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। ये जो सभाएं आयोजित की जाती थी वज्जी संघ में मतलब इसके राजाओं के द्वारा, तो उसमें स्त्रियां, दास और कर्मकार को जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि ये जो जनपद काल में जो सभाएं थी वज्जी संघ के माध्यम से जो सभाएं आयोजित की जाती थी, तो उसमें किनको किनको एंट्री नहीं दिया जाता था, तो वो थी महिलाएं, दास और कर्मकार, ठीक है। ये जो उस समय सबसे मतलब ये संगठित तौर पे एक ग्रुप में ये लोग काफी अच्छे से अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे, तो इसको देखकर उस समय बुद्ध जो है उन्होंने बताया था कि अगर ये संघ इस तरह से काम करते रहे तो इनको हराना मुश्किल होगा। तो उन्होंने बताया था कि अगर ये संघ के जो जितने भी राजा हैं, अगर वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहे और वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करे और उसे बंधक नहीं बनाए, शहरों तथा गांवों में चैत्य का रख रखाव करे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करे, तो ये संघ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा और इसमें फूट नहीं पड़ेगी। ये भगवान बुद्ध के द्वारा इस संघ के बारे में कहा गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बन ले कि क्या कहे थे वज्जी संघ के बारे में महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो ये बोले थे, ये जो इनमें एकता थी जिसकी वजह से ये काफी दिन तक काफी शक्तिशाली संघ के रूप में ये रहे वहां पे, और लगभग 1500 साल पहले तक ये चलते रहे। और 1500 साल पहले के बाद जब इनके संघ में फूट पड़ा, तब जाकर यहाँ पे दूसरे राजाओं की एंट्री हुई और ये लोग जीते इसको, ठीक है। तो ये रहा 5 जो हम लोग चैप्टर का टारगेट था उसका सारांश रहा, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसको बताइए। माइक ऑन कीजिए आप लोग और ये बताइए कि सर्वप्रथम जो कृषि का विकास देखा गया वो किस क्षेत्र में देखा गया? जवाब दीजिए प्रीति। मैम किरथर और सुलेमान पहाड़ी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो। हाँ, यहाँ पे एक काफी महत्वपूर्ण एक जगह थी जहाँ पे संभवतः कृषि, हाँ, पशुपालन और कृषि वहाँ दोनों शुरू हुई थी, ठीक है। उसका नाम मेहरगढ़ है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि सर्वप्रथम कौन सा पौधा जो है वो उगाया गया इस क्षेत्र में? जौ और गेहूं। गेहूं, बहुत बढ़िया। और किस तरह के जो पशु हैं वो उनका पालन शुरू किया गया? गाय, भेड़, बकरी, बैल। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं भारत की किस डायरेक्शन में पड़ती हैं? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ठीक है। और भी जवाब दीजिए आप लोग, क्यों शांत हैं? प्रीति। अब ये बताएं कि गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं वहां पर लगभग कितने वर्ष पूर्व नगरों का डेवलपमेंट शुरू हुआ? 2500। बहुत बढ़िया। और ये जो भारत की नाम जो इंडिया पड़ा, तो ये किस क्षेत्र के वासियों के द्वारा दिया गया है? यहाँ ये सिंधु को इंडस कहते थे जिसके आधार पे ये पड़ा नाम। कौन कौन से क्षेत्र है? हाँ, ये यूनानी थे और एक ईरानी थे। ईरानी और ईरानी थे, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये पता, ये भारत समूह यहाँ पे जिसके नाम पर भारत इसका नाम पड़ा है, तो इसकी जिक्र कोई किस वेद में की गई है? ठीक है। और ये भारत की किस दिशा में है ये समूह? हाँ, ऋग्वेद में। बहुत अच्छा। ये बताएं कि ये जो समूह है भारत के किस पार्ट में रहते थे? हाँ, ये याद आ गया मैम, ये इधर पूर्वी साइड में, उत्तर पूर्वी पार्ट में। इतना बढ़िया से याद करेंगे? उत्तर पश्चिम। अच्छा, उत्तर पश्चिम। जब सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की जब शुरुआत हुई थी तो किस क्षेत्र में हुई थी? जहाँ पे नदियां थी, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुई थी। तो आप इसको पूरा में कैसे पहुंचा दीजिएगा? वो आसाम में चले जाएंगे क्या? उत्तर पश्चिम क्षेत्र ही ना रहेगा वो। जी मैम, ठीक है। आगे बताइए, पांडुलिपि क्या है?
पांडुलिपि जो तार के पत्रों पे लिखी हुई ये पूरा लिखा हुआ रहता था, जो हिमालय में पाए जाने वाले विशेष क्या नाम था नामक उसका, पेड़ की छाल पे लिखा भूत जाता नामक था। पेड़ के छाल से जो तारपत्र बनते थे उस पे लिखा गया रहता था, हाथ से हाँ, लिखा जाता था। तो इसको पांडुलिपि क्यों कहते हैं? ये तो समझ में आया कि ये इस पे लिखे जाते थे। पांडुलिपि इसको कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये हस्तलिखित थे इसलिए, ठीक है, हाथों से लिखे जाते थे, जिसकी वजह से इसको पांडुलिपि बोला जाता था।